नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब न करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर की रहने वाली हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लड़की होकर मैं अपनी कहानी इस तरह माइक के सामने बैठकर क्यों सुना रही हूं। तो बता दूं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आज तक मैं किसी को अच्छे से बता ही नहीं पाई, क्योंकि लोग या तो हंसते हैं या फिर सोचते हैं कि ये सब कोई फिल्मी कहानी है, जबकि मेरे लिए ये मेरे हनीमून की पहली रात का वो डर था जिसने मुझे जिंदगी भर के लिए बदल कर रख दिया, और मुझे भी, जो बचपन से भूत प्रेत को बकवास मानती थी, अंदर से तोड़ दिया। अब मैं ये नहीं कहती कि मैं बहादुर थी, पर इतना जरूर कहूंगी कि जब तक उस दिन देहरादून की ठंडी पहाड़ियों में बने उस होटल में कदम नहीं रखा था, तब तक मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक कमरे की खामोशी भी किसी का दिल दहला सकती है। हाँ, बात उस दिन की है जब मेरी शादी को 4 दिन हुए थे और मैं अपने पति आदित्य के साथ हनीमून मनाने के लिए देहरादून पहुंची थी। आदित्य ने होटल बुक किया था, हिल्स एंड हेरिटेज। बाहर से देखने में होटल बहुत रॉयल और पुराना सा दिखता था, जैसे किसी अंग्रेज अफसर का बंगला रहा हो, और अंदर घुसते ही एकदम लकड़ी की गंध और पुराने फर्नीचर की ठंडी ठंडी खुशबू आती थी। रिसेप्शन पर एक 50 के ऊपर का आदमी बैठा था। नाम था बख्शी जी। चेहरे से एकदम सीधे साधे दिखते थे, पर आंखों में कुछ अजीब सा डर और चुप्पी थी, जैसे कुछ छुपा रहे हों। आदित्य ने कहा था कि हमारी बुकिंग हिल व्यू डीलक्स रूम की थी, पर जैसे ही हम पहुंचे तो रिसेप्शन पर उस आदमी ने कंप्यूटर में कुछ चेक किया और फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, सर बाकी सारे रूम फुल हैं, एक ही रूम बचा है, रूम नंबर 303। अब मैं थोड़ा चौंक गई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों, पर उस रूम नंबर को सुनते ही 1 सेकंड को दिल अंदर से धड़का। आदित्य ने मेरी तरफ देखा और फिर हंसते हुए बख्शी जी से कहा, कोई बात नहीं, हमें रूम मिल रहा है, यही काफी है। और फिर उन्होंने चाबी पकड़ ली। होटल की बिल्डिंग लंबी थी और हमारा कमरा बिल्कुल लास्ट कॉरिडोर के एंड में था। वहां तक पहुंचने के लिए पूरे 2 कॉरिडोर पार करने पड़े। बीच बीच में दीवारों पर कुछ पुराने पेंटिंग्स थीं, एक बूढ़ी औरत की, एक झील के किनारे की और एक लड़के की आंखें जो सीधा देख रही थी, जैसे अभी बोल पड़ेंगी। जब हम रूम नंबर 303 के दरवाजे पर पहुंचे तो वो दरवाजा थोड़ा अजीब लगा। पुराने जमाने की तरह भारी सा था, लकड़ी का, और ऊपर पीतल का नंबर प्लेट था जिसमें लिखा था नंबर 303। आदित्य ने चाबी घुमाई, दरवाजा थोड़ा अटक कर खुला और अंदर घुसते ही एकदम ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसी बंद था, फिर भी अंदर की ठंड ने सीधे मेरी हड्डियों तक सिहरन पैदा कर दी। रूम काफी बड़ा था, एक बड़ा सा डबल बेड, सामने एक कांच वाली अलमारी, बगल में एक विंटेज स्टाइल का चेयर सेट और एक पुरानी खिड़की जो बालकनी में खुलती थी। बाहर से पहाड़ों का नजारा दिख रहा था। धुंध छाई हुई थी और चारों तरफ एक अलग सा सन्नाटा था। आदित्य ने खिड़की खोलते हुए कहा, क्या बात है, रोमांस के लिए बेस्ट लोकेशन मिल गई है। मैंने हल्की सी हंसी में सिर हिलाया, पर पता नहीं क्यों उस कमरे में घुसते ही एक अजीब सी बेचैनी अंदर बैठ गई थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैं थक चुकी थी तो बैग खोलकर मैं फ्रेश होने चली गई। वॉशरूम के अंदर भी वही पुराना लकड़ी का फर्श और दीवार पर लगे काले शीशे थे। जब मैं हाथ धो रही थी तो अचानक मुझे लगा कि शीशे में मेरी परछाई के पीछे कोई और भी खड़ा है। मैं 1 सेकंड को वहीं रुक गई, फिर झटके से पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि मैं ज्यादा सोच रही हूं, शादी की थकावट है, माहौल नया है और शायद दिमाग कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। पर सच्चाई ये थी कि मेरा दिल धड़क रहा था, बहुत जोर से। उस रात हमने खाना मंगवाया, कुछ खाया और फिर मैं बेड पर लेट गई।
आदित्य तो कब का खर्राटे ले रहा था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी, पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जैसे ही मेरी आंखें हल्की सी लगने लगीं, मुझे एक आवाज सुनाई दी। कोई बहुत धीमे धीमे सिसक रहा था, जैसे कोई औरत किसी को बहुत याद कर रही हो या किसी बहुत बड़े दर्द में हो। मैंने एकदम से आंखें खोली और आसपास देखा। आदित्य गहरी नींद में था। मैंने लाइट ऑन की, पूरा कमरा देखा, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने लाइट बंद की और दोबारा लेट गई, पर वो सिसकी अब और ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो बगल की दीवार से आ रही हो। धीरे धीरे, एकदम टूटे हुए दिल जैसी आवाज। मैं डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को हिम्मत दी और सोचने लगी कि शायद नीचे से या कहीं बाहर से आवाज आ रही हो। पर उस वक्त जो फीलिंग थी ना, वो किसी बाहर की आवाज जैसी नहीं थी, वो कुछ और ही था। कुछ ऐसा जो कमरे के अंदर था और मुझे देख रहा था। सुबह हुई तो मैं किसी तरह आंखें मसलते हुए उठी। रात ठीक से नींद आई नहीं थी, और जो थोड़ा बहुत सोई भी थी, वो नींद सुकून भरी नहीं थी, बल्कि डर और बेचैनी से भरी हुई थी। खैर, आदित्य तो फ्रेश होकर बहुत ही नॉर्मल मूड में था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं अब भी उस सिसकती आवाज के बारे में सोच रही थी। वो आवाज ना तो कोई सपना थी और ना ही मेरी कोई फीलिंग। वो बहुत ही रियल थी और मैंने उसे पूरी तरह से सुना था। पर अब मैं ये बात आदित्य को कैसे बताती? शादी के सिर्फ 5 दिन हुए थे। अगर अभी से बोल दूं कि मुझे भूत की आवाजें आ रही हैं, तो वो हंसते हंसते मेरी शक्ल देखेगा। इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में गए। वहां बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन कुछ फैमिलीज और कपल्स नजर आ रहे थे। होटल स्टाफ बहुत पोलाइट था, लेकिन मैं अब भी एक अलग सी गड़बड़ी महसूस कर रही थी, जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। डाइनिंग हॉल के कोने में एक पुरानी सी बड़ी फोटो टंगी थी, जिसमें होटल का स्टाफ खड़ा था। फोटो शायद किसी पार्टी की थी। सब लोग फॉर्मल कपड़ों में थे, लेकिन मेरी नजर सीधा उस फोटो में खड़ी एक औरत पर जाकर अटक गई। उसके चेहरे पर एक तेज था और आंखें ऐसी कि जैसे अभी फोटो से बाहर निकलकर मुझे घूरने लगेंगी। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और माथे पर बड़ी लाल बिंदी थी, एकदम क्लासिक औरतों की तरह। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, बहुत अजीब, जैसे उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हो। उसके नाम के नीचे लिखा था मंजरी, गेस्ट रिलेशन असिस्टेंट 1995। अब मैंने वो नाम पढ़ा और 1 सेकंड के लिए कुछ महसूस हुआ। मैं ठिठक कर वहीं खड़ी रही और लगातार उस औरत को देखती रही। तभी आदित्य ट्रे लेकर मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ? इतनी देर से उस फोटो में क्या देख रही हो? मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, वैसे ही। लेकिन दिल के अंदर कुछ अटकने सा लगा था। उस नाम में, उस मुस्कान में और उस फोटो में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। खाना खाकर हम कमरे की तरफ वापस आ गए। आदित्य तो टीवी ऑन करके बैठ गया और मैं सोच रही थी कि रूम की दीवारें देखूं, शायद कुछ अजीब फील हो। लेकिन दीवारें तो बिल्कुल सामान्य थी, पर उस फोटो में जो मंजरी थी, उसके चेहरे की छवि अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। उसकी वो आंखें कुछ तो कहना चाहती थी, कुछ तो ऐसा छुपा था जो वक्त के साथ दब गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। शाम होते होते आदित्य ने कहा कि नीचे लॉन में वॉक पर चलते हैं, और मुझे भी थोड़ा चेंज चाहिए था, तो मैं तैयार हो गई। होटल का लॉन बहुत खूबसूरत था। सामने पहाड़ों का व्यू था, हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस सुकून के बीच भी मैं अंदर से बेचैन थी। घूमते घूमते मेरी नजर एक स्टाफ लेडी पर पड़ी जो लॉन की साफ सफाई कर रही थी। मैं उसके पास गई और उससे पूछा, भैया, जो डाइनिंग हॉल में पुरानी फोटो लगी हैं, उसमें एक औरत थी मंजरी नाम से, वो कौन थी? वो औरत झिझकते हुए रुकी। उसने 1 सेकंड मुझे गौर से देखा, फिर गर्दन थोड़ा झुकाकर बोली, मैडम, वो बहुत पुरानी बात है। मंजरी दीदी यहीं काम करती थी, लेकिन फिर अचानक से वो बात अधूरी छोड़कर चलने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, प्लीज बताओ क्या हुआ था? अब वो औरत मेरी तरफ देखकर बोली, दीदी, लोगों का कहना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो मारी गई थी रूम नंबर 303 में ही। अब मेरा दिल अंदर से धड़कने लगा, जैसे किसी ने मेरा नाम ले लिया हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुमने उसे देखा था?
उसने धीरे से कहा, नहीं दीदी, पर कहते हैं रात के वक्त कभी कभी रूम नंबर 303 से रोने की आवाज आती है और कई बार वहां रुकने वाले लोग तो सुबह तक बिना बताए चेकआउट कर जाते हैं। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई और मैं एकदम जड़ बनकर वहीं खड़ी रह गई। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, कमरे में वापस जाऊं या होटल ही छोड़ दूं। पर हकीकत ये थी कि जिस रास्ते पर मैं अब आ चुकी थी वहां से वापसी आसान नहीं थी। मंजरी सिर्फ उस पुराने फोटो फ्रेम में नहीं थी, बल्कि वो हमारे कमरे में थी और शायद मुझे महसूस कर चुकी थी, मुझे देखने लगी थी, मुझे छूने लगी थी। और अब उसकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, वो धीरे धीरे मेरी अपनी कहानी बनने लगी थी। उस रात जब हम कमरे में वापस लौटे तो मैं एकदम चुप थी। आदित्य तो हमेशा की तरह कूल था। उसे ये सब बातें या तो समझ नहीं आती थी या फिर वो उन्हें मजाक मानता था। पर मैं अब इन चीजों को हल्के में नहीं ले पा रही थी। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो हमारे आसपास है और जो सिर्फ महसूस हो रहा है लेकिन पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा। आदित्य ने कहा, चलो यार बाहर घूम आए, अब फ्रेश होकर कुछ मूवी वगैरह देखते हैं। मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। जैसे ही शीशे के सामने खड़ी हुई फिर से वही अजीब सा डर वापस आ गया। ऐसा लग रहा था कि शीशे में सिर्फ मैं नहीं, कोई और भी दिख रहा है। मैं खुद को समझाती रही कि ये सब मेरे दिमाग का वोम है, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उतर ही नहीं रही थी। वॉशरूम से बाहर आकर मैंने बेड के पास देखा तो आदित्य पहले से ही कंबल ओढ़कर लेट चुका था और टीवी चला रखा था। मैंने बिना कुछ बोले बेड के दूसरे साइड लेटते हुए खुद को रजाई में लपेट लिया। उस वक्त कमरे में सिर्फ टीवी की हल्की आवाज और बाहर बहती हवा की सरसराहट थी। थोड़ी ही देर में आदित्य ने टीवी बंद कर दिया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन मेरी आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। करीब आधे घंटे बाद जब सब तरफ सन्नाटा हो गया तभी अचानक मुझे लगा जैसे कमरे के अंदर किसी ने बहुत हल्के कदमों से चलना शुरू किया हो। वो आवाज इतनी धीमी थी कि कोई ध्यान न दे तो शायद सुनाई ही ना दे, लेकिन मैं पूरी तरह सतर्क थी, एकदम कान खड़े किए हुए। मैंने आंखें थोड़ी सी खोलकर बेड के सामने की तरफ देखा। वहां दीवार के पास वो पुरानी अलमारी खड़ी थी और उसी अलमारी के बगल में मुझे एक परछाई हिलती हुई सी दिखाई दी। अब मेरी सांस जैसे अंदर ही अटक गई थी। मैंने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन डर इतना था कि शरीर जैसे सुन्न हो गया था। मेरी नजर उस परछाई पर टिकी थी। वो धीरे धीरे दीवार के साथ सरक रही थी और रुक रुक कर रुक भी रही थी, जैसे किसी को तलाश रही हो। उसकी हरकतें एक इंसान जैसी थीं, लेकिन कोई आम इंसान नहीं करता वैसा। तभी मुझे बहुत धीमी आवाज में किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी हल्की कि जैसे वो मेरे कान के बहुत पास आकर कुछ कहना चाह रही हो। वो आवाज कह रही थी, तुम यहां क्यों आई हो? तुम मेरी जगह पर क्यों आई हो? यह आवाज मेरी रूह तक में घुस गई। मैंने फौरन आदित्य को जगाने के लिए उसे हिलाया, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, जैसे गला बंद हो गया हो। मैं बस आंखों से सब देख रही थी और डर से पसीने में डूबी हुई थी। वो परछाई अब कमरे के बीचों बीच आ चुकी थी और जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी कमरे की हवा और ज्यादा भारी होती जा रही थी। अब मेरी सांसें चलाना मुश्किल हो रहा था। आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था और उस परछाई के अंदर से अब धीरे धीरे एक चेहरा बनता दिख रहा था। एक औरत का चेहरा, बिंदी वाला, लंबे बाल और वो डरावनी जली सुनी सी स्किन, जैसे उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ हो। वो परछाई अब बेड के बिल्कुल पास आ चुकी थी और मैं सिर्फ इतना देख पाई कि उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और फिर एक तेज झटका लगा। मैं चीखते हुए उठ गई। आदित्य घबरा कर उठा और बोला, क्या हुआ सोनिया, तुम ठीक हो? मैंने हाँफते हुए कहा, मैंने किसी को देखा यहाँ कमरे में। एक औरत थी, उसने मुझसे कुछ कहा। आदित्य ने उठकर लाइट ऑन की और चारों तरफ देखा। उसने खिड़की भी चेक की, अलमारी भी, और फिर बोला, कोई नहीं है यहाँ। शायद तुम कोई बुरा सपना देख रही थी। पर मैं जानती थी कि वो सपना नहीं था। ये सपना नहीं हो सकता, क्योंकि उस चेहरे की बदबू अब भी कमरे में थी और मुझे अब भी उसकी सांसों की गर्मी अपनी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। उस रात मैं दोबारा नहीं सो पाई, बस आंखें बंद किए हुए कंबल में दुबकी रही और सोचती रही, अगर ये सब सपना था
तो वो कौन थी जिसने मुझसे बात की? अब उस रात के बाद मेरी हालत बदल चुकी थी। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं खुद को यह समझाने की कि सब कुछ ठीक है, कि ये बस थकावट है या मेरा वोम है, पर सच्चाई ये थी कि कुछ तो था उस कमरे में जो अब मेरे सपनों से निकलकर हकीकत बनता जा रहा था। और सबसे ज्यादा डर की बात यह थी कि अब वो चीज सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं रही थी, अब वो हमारे रिश्ते में घुस रही थी, हमारे बीच आ रही थी और धीरे धीरे मेरे पति के अंदर उतरने लगी थी। उस रात के बाद आदित्य का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। पहले वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, मजाक करता था और मुझे देखकर उसका चेहरा खिल जाता था, लेकिन अब उसका चेहरा सीरियस रहने लगा था। कुछ भी बोलने पर या तो चुप रहता या बहुत गुस्से से जवाब देता। और सबसे अजीब बात यह थी कि अब वो मेरे करीब आने लगा था, बहुत अजीब तरीके से, बहुत अलग तरह से। पहले जब वो मुझे छूता था तो उसमें प्यार होता था, एक अपनापन होता था, लेकिन अब उसमें एक तरह की भूख थी, जैसे सिर्फ शरीर चाहिए हो, आत्मा नहीं। जैसे वो मुझे चाहता नहीं, बस मुझ पर हक जताना चाहता है। और उसके स्पर्श में एक अलग सी ठंडक थी, ऐसी कि जिसे महसूस करके मेरी रूह कांप जाती थी। और ये सब तब और बढ़ गया जब एक रात, तकरीबन रात को 1:45 पर मेरी नींद एक झटके से खुल गई और मैंने देखा कि आदित्य खड़ा है बिस्तर से बाहर और अंधेरे में खिड़की की तरफ देख रहा है। मैंने धीमे से पुकारा, आदि, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा रहा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन वो जिस तरह सांस ले रहा था वो सांस किसी आम इंसान जैसी नहीं थी, जैसे सीने के अंदर कोई और बैठा हो। मैं धीरे से उठी और उसके पास जाकर हाथ रखा उसकी पीठ पर। तभी उसने बिजली की स्पीड से मेरी कलाई पकड़ ली, इतनी जोर से कि मेरी हड्डी चटकने लगी। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, अब तू डर रही है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसकी आवाज आदित्य की नहीं थी, वो आवाज भारी थी, औरत जैसी नहीं, लेकिन उसमें एक किस्म का ठहाका था, एक कड़वाहट थी, जैसे कोई मुझे तंग करने के लिए बोल रहा हो। मैं डर से कांपने लगी और जब मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और मैं सीधा जाकर बेड के कोने से टकरा गई। मुझे चक्कर आने लगा था, लेकिन उससे ज्यादा मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि यह आदित्य था या कोई और। मैं फर्श पर बैठी रही, घुटनों में सिर दबाकर, और अगले कुछ मिनटों में उसने खुद से ही बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़ लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ याद ही नहीं। सुबह जब मेरी नींद खुली तो आदित्य वैसे ही लेटा हुआ था जैसे हर दिन होता है, शांत, नॉर्मल, मासूम सा। मैंने उससे पूछा, तुम रात को उठे थे क्या? उसने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या? नहीं तो क्यों? मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे यकीन हो गया कि उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन मुझे सब याद था। उसका चेहरा, उसकी वो नजरें, वो ठंडी सांसें, वो खौफनाक आवाज और वो शब्द। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब मैं डर सिर्फ मंजरी से नहीं रही थी, अब डर उस आदमी से था जिससे मैंने शादी की थी, जो अब हर रात मेरे करीब आता था। लेकिन वो आदित्य नहीं होता था। अब उसकी आंखों में प्यार की जगह नफरत दिखती थी, उसके होंठों पर मुस्कान की जगह घृणा थी, और उसका स्पर्श जैसे किसी बर्फीले सांप ने छुआ हो। मैं रोज सुबह खुद को यही समझाने की कोशिश करती कि यह बस एक फेज है, शायद आदित्य थक गया है, शायद कोई वजह होगी। पर जब रात आती और आदित्य की आंखों में मंजरी उतरने लगती तो मैं समझ जाती कि अब ये रुकने वाला नहीं है। अब मंजरी सिर्फ मेरी नींदें नहीं चुरा रही थी, अब वो मेरी जिंदगी भी चुराने आई थी, धीरे धीरे, हर रात, एक एक करके। अब हालत ये हो गई थी कि मैं पूरे दिन सोचती रहती थी कि रात कैसे बचेगी, कैसे कटेगी और कैसे उस कमरे में सांस ले पाऊंगी। हालांकि दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता था, होटल का स्टाफ, धूप में चमकता लॉन, कॉफी की खुशबू और आदित्य की वो सामान्य हरकतें जिनमें अब भी कहीं ना कहीं मेरा वो आदित्य छुपा हुआ लगता था। मगर जैसे ही शाम का वक्त ढलने लगता और कमरे की दीवारों पर सूरज की रोशनी का रंग मटमैला होने लगता, वैसे ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती थीं और मेरा शरीर अपने आप अलर्ट हो जाता था, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि मंजरी सिर्फ एक भूत नहीं थी, वो एक कहानी थी, एक अधूरी, घिन से भरी और बुरी तरह टूटी हुई कहानी जो अब धीरे धीरे मेरे सामने खुलने लगी थी। उस दिन मैं अकेली थी। आदित्य किसी कॉल पर बाहर लॉबी में बात कर रहा था।
मैं कमरे में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि क्या कुछ खोजा जा सकता है। शायद कोई पुराना कागज, कोई दस्तावेज या फिर कुछ ऐसा जो मंजरी की सच्चाई से जुड़ा हो। तभी मुझे याद आया कि लॉबी में जहां वो पुरानी फोटो लगी थी उसके ठीक बगल में एक और कमरा था जिसमें अक्सर दरवाजा बंद रहता था, लेकिन उस दिन वो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, इसलिए मैं धीरे से वहां पहुंच गई। दरवाजे को और थोड़ा खोला और देखा कि अंदर एक छोटा सा स्टाफ रिकॉर्ड रूम था। दीवार पर टंगी अलमारी, नीचे कागजों से भरे बॉक्स और कोने में कुछ पुराने रजिस्टर रखे थे। अब यहां आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहां क्या ढूंढ रही थी, मगर यह जरूर महसूस हो रहा था कि मंजरी की कहानी यहीं कहीं दबी हुई थी। मैंने एक एक करके रजिस्टर पलटने शुरू किए। कुछ देर बाद एक पन्ने पर मेरी नजर पड़ी जिसमें लिखा था स्टाफ मिसिंग रिपोर्ट मंजरी 14 नवंबर 1995। उस तारीख को देखकर मेरी उंगलियां कांप गईं। उस रिपोर्ट में लिखा था कि मंजरी अचानक गायब हो गई थी और उसके बाद उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। हालांकि पुलिस में भी कोई ठोस रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी, सिर्फ एक इंटरनल नोट बना था। मंजरी बिना बताए चली गई, मगर फिर ठीक उसी फाइल के नीचे एक और नोट क्लिप किया हुआ था जिसमें सिर्फ इतना लिखा था नंबर 303, चाबी वापस नहीं मिली। अब यहां पर मेरा दिमाग एकदम ठहर गया, क्योंकि ये वही रूम था जिसमें हम रुके थे और मंजरी के जाने के बाद उस रूम की चाबी भी कभी वापस नहीं मिली थी। मैं वहीं जमीन पर बैठी रही, हाथ में वो कागज लिए और सोचती रही कि आखिर इस मंजरी के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो इस जगह की हवाओं में घुल गई हैं और अब भी इस कमरे में सांस लेती हैं। ये सोचते सोचते मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा चेहरा आने लगा, वही जो रात के अंधेरे में मेरी नींद चुराकर मेरी सांसों से खेलने लगता है। कुछ ही देर में आदित्य वापस आया और बोला, क्या कर रही हो यहां? मैंने जल्दी से वो पन्ना पीछे रख दिया और कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही लॉबी में घूम रही थी। मैं उसे वो सब नहीं बता सकती थी, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि जितना मैं उसे मंजरी के बारे में बताऊंगी उतना ही वो मुझे पागल समझेगा। मगर सच ये था कि अब मंजरी की सच्चाई मुझसे छुपी नहीं थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मैंने टीवी ऑन कर रखा था, मगर ध्यान कहीं और था। मेरी नजर बार बार उस अलमारी के पास जाती थी जहां पिछली रात परछाई हिली थी। आदित्य तब तक फ्रेश होकर आ चुका था। उसने कहा, आज मूड है थोड़ा रोमांटिक होने का, हनीमून पर आए हैं बेबी, इतना सीरियस क्यों रहती हो? अब आदित्य की वो बातें सुनकर मुझे अजीब महसूस हुआ। हालांकि उसके चेहरे पर वो वाली मस्ती और अपनापन था, मगर उसकी आंखों में अब भी कहीं ना कहीं वही मंजरी की ठंडक छुपी हुई लग रही थी। हम दोनों लेटे थे, मगर जैसे ही आदित्य ने मुझे छूना शुरू किया, मैंने उसकी उंगलियां थाम ली और धीरे से पूछा, तुम्हें मंजरी नाम की कोई लड़की याद है? उसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, नहीं, पर तुम्हें क्यों याद आ रही है? मैं कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मुझे लगा जैसे उसके हाथ की पकड़ तेज हो गई हो। उसके स्पर्श में फिर वही अकड़, वही सर्दपन आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, मंजरी को कोई याद नहीं करता, मंजरी खुद याद आती हैं। अब ये आवाज आदित्य की नहीं थी और उस एक पल में मुझे समझ आ गया कि आज जो कुछ होने वाला है वो सिर्फ डर नहीं, एक खतरा है, एक ऐसा खेल जिसमें मेरी जान भी जा सकती है। अब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो धीरे धीरे डर की हद से बाहर निकल चुका था। अब वो सिर्फ एक डर नहीं था जो आंखें बंद करने पर खत्म हो जाए। ये अब मेरे पति के अंदर घुस चुकी कोई दूसरी औरत की मौजूदगी थी जो हर रात मेरे करीब आती थी, मगर वो आदित्य नहीं होता था। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसकी सांसों की गर्मी अब बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी और उसके छूने का अंदाज ऐसा हो गया था जैसे किसी अजनबी ने बिना पूछे मेरी हदें पार कर ली हों। हालांकि दिन के वक्त सब कुछ नॉर्मल लगने लगता था, लेकिन मैं जानती थी कि अब ये रूम नंबर 303 सिर्फ एक कमरा नहीं रहा। ये अब मंजरी का इलाका बन चुका था और हम दोनों बस किराएदार थे। वो असली मालकिन बन बैठी थी। उस दिन शाम को आदित्य थोड़ा जल्दी कमरे में आ गया। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे की लाइट हल्की हल्की मध्यम हो रही थी। उसने दरवाजा बंद किया, फिर खिड़की की ओर देखा और बत्ती बुझा दी। हालांकि बारिश के साथ हवाओं की आवाज थोड़ी डरावनी लग रही थी, मगर आदित्य का मूड थोड़ा अजीब था। वो कुछ बोले बिना सीधा मेरी तरफ आया
और मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे बेड पर खींच लिया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो थोड़ा प्यार जताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि मेरे होंठों से अपने आप कराह निकल गई। मैंने कहा, आदि थोड़ा आराम से। मेरी बात सुनते ही उसने मेरी गर्दन को पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और एकदम करीब आकर आंखों में देखते हुए कहा, अब ये शरीर मेरा है, अब इससे जो चाहेगा वही करूंगा। उसके लफ्ज सुनकर मेरा खून जैसे जम गया। ये आवाज आदित्य की नहीं थी, ये वही आवाज थी जो मैंने उस रात पर अच्छाई के साथ सुनी थी। वो भारी, ठंडी और सड़ी हुई आवाज, मानो अंदर से बोलने वाला कोई और हो। मैंने धक्का देने की कोशिश की, मगर उसका शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया था और उसकी सांसों से निकलती बदबू सीधी मेरी सांसों से टकरा रही थी। वो बदबू वैसी ही थी जैसी उस दिन सूटकेस खुलते वक्त फैली थी। जब मंजरी की कहानी मेरे सामने आई थी, मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसने जोर से मेरी बाहों को पकड़ते हुए जवाब दिया, मंजरी, मैं ही हूं मंजरी, और अब मैं उस जिस्म के अंदर हूं जो तू अपना कहती है। अब से ये आदित्य नहीं, मेरा है। मैंने रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो मुझ पर झुका रहा। उसकी आंखें अब लाल नहीं, पूरी काली हो चुकी थीं और चेहरे पर वो मुस्कान थी जो नफरत से भरी थी। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, तू सोच रही है तेरा पति जिंदा है? उसने तो उसी रात दम तोड़ दिया था जब मैंने पहली बार उसमें दाखिल हुई थी। अब मेरा पूरा शरीर सुन पड़ चुका था, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चली गई हूं, जहां मैं किसी अपने के शरीर में बसाए गए दूसरे शैतान से लड़ रही हूं। और बाहर बारिश की आवाज अब और डरावनी लगने लगी थी। बिजली की कौंध कमरे को पल पल में चमकाती और बुझाती जा रही थी, और उस उजाले में उसका चेहरा दिखता, फिर अंधेरे में गायब हो जाता। मुझे नहीं पता कि उस रात कैसे, लेकिन किसी तरह मैंने उसे धक्का देकर खुद को थोड़ी देर के लिए बचाया और बेड से उतरकर बाथरूम की तरफ दौड़ी। मैं अंदर घुसी और दरवाजा बंद करके दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि बाथरूम के दरवाजे की दरार से अब भी वो मुझे देख रहा था, क्योंकि मैंने नीचे से उसकी परछाई देखी और वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल बाहर, चुपचाप, जैसे इंतजार कर रहा हो कि मैं कब डर के मारे बेहोश हो जाऊं ताकि वो फिर से मुझ पर झपट पड़े। उस रात बाथरूम के फर्श पर ही मेरी नींद लग गई और जब सुबह आंख खुली तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। आदित्य बेड पर लेटा हुआ था, एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत अब मुझ में नहीं बची थी, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि जिस इंसान से मैंने शादी की थी, अब वो इंसान सिर्फ बाहर से वैसा दिखता है, अंदर से अब वो मेरा आदित्य नहीं रहा। अब मंजरी ने सिर्फ रूम पर नहीं, मेरे पति के शरीर पर भी कब्जा कर लिया था, और मैं अब एक ऐसे खेल में फंस चुकी थी जहां हारने पर सिर्फ डर नहीं, शायद जिंदगी भी दांव पर थी। अब उस कमरे में एक एक सेकंड बिताना मेरे लिए वैसा हो गया था जैसे कोई गले में फंदा डालकर हंसी की एक्टिंग कर रहा हो। बाहर से सब ठीक, मगर अंदर पूरा दम घुट रहा था। हर रात मंजरी की मौजूदगी अब आदित्य के जरिए मेरे शरीर को छूने लगती थी, लेकिन अब मेरा मन ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि मंजरी कोई भूतनी थी। अब मुझे लगने लगा था कि मंजरी शायद मरी ही नहीं थी, या फिर अगर मरी भी थी तो वैसे नहीं जैसे सब कह रहे थे। मैं अब तक जितनी बार रिसेप्शन पर गई थी, वहां बैठे बख्शी की आंखों में हर बार कुछ छुपा हुआ दिखता था, जैसे वो मुझे देखकर जानता था कि मैं अंदर ही अंदर सब समझ चुकी हूं, मगर फिर भी मुंह नहीं खोल रहा था। एक दो बार मैंने उससे सीधा सीधा पूछा भी कि रूम नंबर 303 के बारे में कुछ जानता है, तो उसने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल दी थी। पर इस बार मैं चुप नहीं रहने वाली थी। मैंने तय कर लिया था कि जब तक मंजरी की सच्चाई पूरी नहीं जान लूंगी, तब तक इस होटल से बाहर नहीं जाऊंगी, भले ही जान पर क्यों ना बनाए। अगली सुबह जब आदित्य लॉबी में था और मैं अकेली थी, तो मैंने मौका देखकर उस स्टाफ रूम की तरफ निकल गई जहां पुराने रिकॉर्ड रखे जाते थे। मैं पहले भी वहां एक बार जा चुकी थी, पर उस दिन एक अजीब सी खींचतान मुझे वहां फिर ले जा रही थी। अंदर जाकर मैंने पुराने रजिस्टर, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड की फाइलें टटोलना शुरू किया। लगभग 15 मिनट बाद मुझे एक फाइल मिली जिस पर हाथ से लिखा था, अनसुलझा मामला मंजरी,
1995। उस फाइल के अंदर जो कुछ लिखा था उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। लिखा था कि मंजरी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी गुमशुदगी के ठीक एक हफ्ते बाद रूम नंबर 303 में रहने आए एक बुजुर्ग गेस्ट को अजीब अजीब सपने आने लगे थे। वो सपने नहीं, दिखाई देने वाले सीन थे, और हर बार मंजरी उसी रूम के कोने में अलमारी के पास खड़ी दिखती थी, खून से सना हुआ चेहरा और नाक से टपकता कुछ काला तरल पदार्थ। उस गेस्ट ने होटल छोड़ते समय बाकायदा एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि रूम नंबर 303 में कोई दफन है जो अब भी जिंदा है या फिर जिंदा दफन हुई थी। लेकिन होटल वालों ने उस चिट्ठी को कभी सीरियसली नहीं लिया। फिर एक और पेपर हाथ लगा जिसमें होटल के पुराने केयरटेकर रामस्वरूप का लिखा एक नोट था। एक रात मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मंजरी को कमरे में घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। उसके मुंह पर कपड़ा था और वो हाथ पैर मार रही थी। अगले दिन बख्शी साहब ने कहा, मंजरी भाग गई। अब तो तस्वीर एकदम साफ होने लगी थी। मंजरी मारी नहीं गई थी, उसे जिंदा ही कमरे के किसी हिस्से में दफन कर दिया गया था, और शायद इसी वजह से उसकी रूह इतनी बेचैन है, औरतों के लिए नफरत से भरी है, मर्दों के शरीर में घुसकर जबरन प्यार करने की भूखी है। क्योंकि जब वो जिंदा थी तब उसे बेबस किया गया, दबाया गया, और फिर उस कमरे के अंदर की दीवारों के पीछे कब्र बना दी गई उसकी। अब मेरा दिल ये मानने को मजबूर हो गया था कि वो अलमारी जिसके पास हमेशा मंजरी की परछाई दिखती थी, वही वो जगह थी जहां उसे हमेशा के लिए बंद किया गया था। बिना रोशनी, बिना हवा और बिना इंसाफ के उस रात में सो नहीं पाई, बल्कि बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही और अलमारी को घूरती रही। मेरी आंखें उस पैनल के किनारे टिक गई थीं जहां हर बार मुझे लगा था कि लकड़ी थोड़ी अलग दिखती है, और उसी जगह से हर बार बदबू आती थी। आदित्य अब भी बगल में था, लेकिन उसके जिस्म की गर्मी अब मेरे लिए उतनी ही अजनबी थी जितनी मंजरी की सिसकियां। अचानक से आधी रात को मुझे ऐसा लगा कि कमरे में फिर से वही आवाज गूंज रही है, धीमी सी फुसफुसाहट। तू मेरी जगह आई है, अब तू भी वैसे ही जाएगी। अब मंजरी मुझसे बात नहीं कर रही थी, अब वो अलर्ट कर रही थी, शायद अगला शिकार में बनने वाली थी। और अगर मैं अब भी नहीं समझी तो मंजरी मुझे भी उसी अलमारी के अंदर दफना देगी, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने उसे दफन किया था। अब मुझे ये बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी कि मंजरी की कहानी बस किसी भूत की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सच की थी जिसे जीते जी दफन कर दिया गया था। और अब उसकी सड़ती हुई परछाई मेरे सामने अपने हिसाब से इंसाफ मांग रही थी। हर रात जब मैं उस कमरे में सोने की कोशिश करती थी तो वो अलमारी मुझे सीधा घूरती थी, जैसे कह रही हो कि अंदर देखो, अंदर झांको, मैं यहां हूं, मैं अब भी जिंदा हूं। हालांकि मैंने खुद को कई बार समझाया कि यह सब मेरी सोच का वोम हो सकता है, लेकिन अब वो अलमारी किसी सपने का हिस्सा नहीं थी। अब वो एक ठोस सबूत बन चुकी थी मंजरी के होने का। उस रात आदित्य जल्दी सो गया था और मैं बहुत देर तक करवटें बदलती रही, पर नींद नहीं आई। अचानक मेरे कानों में फिर से वो पुरानी सिसकी सुनाई दी, मगर इस बार वो किसी औरत की सिसकी नहीं थी। वो अब किसी जानवर जैसी आवाज थी, जैसे कोई अंदर से खुद को दीवार में से घसीट रहा हो, अपने नाखून रगड़ रहा हो और अंदर से किसी को पुकार रहा हो। मैं उठकर बैठ गई और सीधा उस अलमारी की तरफ देखने लगी। खिड़की से आ रही हल्की रोशनी में मुझे एक बार फिर अलमारी के दाहिने कोने पर वही हल्की सी दरार दिखाई दी जो पिछली बार भी देखी थी, लेकिन इस बार वो दरार पहले से थोड़ी बड़ी लग रही थी, जैसे धीरे धीरे किसी ने उसे खुरचकर बड़ा किया हो। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं उठकर धीरे धीरे उस अलमारी की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही थी। मैं उसके सामने खड़ी हुई और अपनी उंगलियों से उस दरार को हल्के से छुआ। तभी अचानक से पैनल की लकड़ी अंदर की तरफ से धड़ाम से हिल गई, जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हट गई, लेकिन फिर भी नजरें हटाने की हिम्मत नहीं थी। मेरी सांसें रुकने लगी थी और गला सूख गया था, लेकिन अलमारी अब शांत नहीं थी। उसमें से अब एक अजीब सी गर्म और सड़ी हुई बदबू निकल रही थी, जैसे किसी गीले कपड़े को कई महीनों तक बंद करके रखा गया हो, मगर उसमें बदबू के साथ कुछ और भी था, जैसे कोई घाव खुल रहा हो। और उसी के साथ मेरी रूह भी धीरे धीरे कांपने लगी थी। तभी एक भयंकर आवाज आई,
अंदर से किसी ने बहुत तेज तरीके से पैनल को धक्का मारा और वो हिस्सा टूटा। उस टूटे हिस्से से जो चीज निकली उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वहां से किसी की उंगलियां बाहर आईं, काली, गल चुकी, नाखून एकदम टूटे हुए और खून से सने हुए। वो उंगलियां जैसे अंदर से किसी को बाहर खींच रही थी या खुद को बाहर निकाल रही थी। और उसके बाद उस पैनल के अंदर से एक चेहरा बाहर झांका। वो चेहरा मंजरी का था, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसकी स्किन गल कर उतर चुकी थी, बाल उलझे हुए, आंखें सफेद और मुंह से खून के साथ साथ कीड़े भी गिर रहे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और उसी सड़ी हुई जली सी आवाज में बोली, अब मैं आ गई हूं और अब तू नहीं बचेगी। ये सुनते ही मेरे गले से चीख भी नहीं निकली। मैं बेहोश होते होते बची। लेकिन उसी वक्त आदित्य ने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा, फिर उस टूटे हुए पैनल की तरफ देखा और बिना कुछ बोले खड़ा हो गया। मैं समझ गई थी अब जो मेरे सामने खड़ा था वो मेरा पति नहीं था, अब वो मंजरी थी पूरी तरह से। और अब वो दीवार के अंदर नहीं, मेरे साथ उसी कमरे में थी, पूरी जिंदा। उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उस रात रूम नंबर 303 की अलमारी के पैनल के पीछे जो मंजरी छिपी थी वो अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। और अब उसका इरादा सिर्फ डराने भर का नहीं था, अब वो मुझे मेरे ही शरीर के अंदर से बाहर खींचकर फेंकना चाहती थी, ताकि मैं भी वैसी ही बन जाऊं जैसी वो थी, टूटी हुई, सड़ी हुई और जिंदा होते हुए भी मरी हुई। जब मैं उस पैनल के टूटने के बाद फर्श पर गिर चुकी थी और मंजरी का सड़ा चेहरा मेरे सामने था, तब आदित्य धीरे धीरे उठकर मेरे पास आया। लेकिन उसके चेहरे पर वो वाली नरमी नहीं थी जो मेरे आदित्य की होती थी। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी और आंखें ऊपर की तरफ घड़ी हुई थी, जैसे वो आदित्य के अंदर से मंजरी मुझे घूर रही हो। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अचानक से जोर से चीखा, एक ऐसी आवाज जिसमें गुस्सा, दर्द और पागलपन तीनों घुले हुए थे। उसके बाद उसने मुझे गर्दन से पकड़कर बेड पर फेंक दिया। मैं पूरी तरह डर से जड़ हो चुकी थी, शरीर एकदम सुन्न और आंखें नम। वो मेरे ऊपर झुका और मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, आज तू जाएगी? मेरी ही तरह मैं भी चीखी थी, मैं भी बचना चाहती थी, मगर किसी ने सुना नहीं। अब तेरा नंबर है, अब तू भी मेरी तरह जिंदा रहकर दफन होगी। उस वक्त उसकी आवाज पूरी तरह आदित्य की नहीं थी, वो आवाज मंजरी की थी और उसकी सांसें इतनी सड़ी हुई थी कि मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। मगर उससे भी ज्यादा डरावनी थी उसकी मुस्कान, जिसमें कीड़े रेंगते हुए नजर आ रहे थे। मैं उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ किसी आदमी की नहीं थी, वो किसी शक्ति जैसी थी जो सीधा मेरे शरीर पर हावी हो रही थी। वो मेरी कलाई को इतनी जोर से दबा रही थी कि हड्डी चटकने की आवाज साफ सुनाई दी। मैंने रोते हुए कहा, प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर वो और जोर से चीखी, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तू वही है जो मेरी जगह ले आई है। मैं मरी और तू आई, अब मुझे भी तुझे वैसे ही मिटाना है जैसे मुझे मिटाया गया था। अब तू भी दीवार के पीछे जाएगी और तेरे मुंह से भी कोई चीख नहीं सुन पाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मेरी किसी चीख की किसी ने कभी परवाह नहीं की थी। वो मेरी गर्दन को दबाते हुए मुझे बेड से नीचे गिरा चुकी थी और अब मैं फर्श पर लेटी बस एक ही बात सोच रही थी, क्या यही मेरी कहानी का अंत है? क्या मैं भी उस औरत की तरह मिटा दी जाऊंगी जिसका जुर्म बस इतना था कि उसने प्यार किया था? मैं हाथ पांव मारती रही, लेकिन उसकी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। अब मेरी सांसें टूटने लगी थी और उस टूटती हुई हवा के बीच मुझे मंजरी की चीखें सुनाई दे रही थी। उस रात की चीखें, जब उसे दीवार के पीछे जिंदा बंद कर दिया गया था। मुझे समझ आ गया कि ये औरत अब मुझे बस डराना नहीं चाहती, वो मुझे खुद में बदलना चाहती है, उसकी तरह। एक रूह, एक साया नहीं, बल्कि एक जिंदा लाश जो चीखना भी चाहे तो नहीं चीख सकती। अब मुझे अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई देना बंद हो चुकी थी, सांसें अटक चुकी थीं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर एक गहरे काले अंधेरे में डूब रहा है, जैसे कोई मुझे धीरे धीरे किसी दलदल में खींचता जा रहा हो और मैं चाहकर भी खुद को बचा नहीं पा रही थी। मेरी आंखें अधखुली थीं, लेकिन उनमें अब धुंध छा चुकी थी। मुझे सिर्फ अंधेरा दिख रहा था और उस अंधेरे के बीच मंजरी की वो जलती हुई, गलती हुई सूरत बार बार सामने आ रही थी।
उसकी आंखें, जिनमें नफरत इतनी गाढ़ी थी कि जैसे वो खून से भी ज्यादा गहरी हो, उसके चेहरे पर जो सड़ी मुस्कान थी वो अब मेरी रूह के अंदर तक बस चुकी थी। मुझे लगा मैं अब खत्म हो चुकी हूं। मेरा शरीर भी अब मेरा नहीं रहा। मेरी आत्मा जैसे धीरे धीरे बाहर निकल रही है और मंजरी की चीखों के बीच खो रही है। लेकिन उसी वक्त कहीं दूर से जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा। वो आवाज हल्की थी, पर उसमें एक अपनापन था, जैसे कोई मुझे बचाना चाहता हो। मैं उस आवाज की तरफ खींचती चली गई और अचानक मेरी सांसें दोबारा चलने लगी। मेरी आंखें झटके से खुली और मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर से धक्का देकर फिर से दुनिया में खींच लिया है। जब मैंने चारों ओर देखा तो आदित्य बेड पर बेसुध पड़ा था और कमरे में अजीब सी शांति थी, मगर वो अलमारी अब भी अधखुली थी और उसमें से अब भी वो बदबू आ रही थी, जैसे मंजरी अब भी वहीं मौजूद हो, बस अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही हो। मैंने खुद को घसीटते हुए दीवार का सहारा लिया और उठी। मेरा शरीर पूरी तरह दर्द में डूबा हुआ था, लेकिन मेरे अंदर अब एक अजीब सी जिद जाग चुकी थी। अगर मैं आज रात नहीं लड़ी तो शायद मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगी, कभी अपने घर, अपने जीवन, अपनी आजादी की ओर। मैं उस अलमारी के पास गई और उसके पैनल को दोनों हाथों से पूरा खोल दिया। अंदर अब एक अंधेरा सा गड्ढा बना हुआ था, जैसे दीवार में कोई छिपा हुआ कब्र हो, और उस गड्ढे में मुझे कुछ हड्डियां दिखी, कुछ पुराने कपड़े और एक टूटी हुई बिंदी, जिसे देखकर मैं समझ गई कि यही मंजरी की आखिरी निशानी है और शायद यही उसकी पीड़ा का गड्ढा है। अब मुझे समझ आ गया था कि मंजरी बस इसीलिए चैन नहीं पा रही थी क्योंकि उसे कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन अब जब मैंने खुद उसकी मौत की सच्चाई अपनी आंखों से देख ली थी तो शायद वो मुझे छोड़ेगी, शायद अब उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन तभी एक आखिरी झटका मेरे शरीर में उठा। मेरी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी और मुझे लगा जैसे मंजरी मेरे अंदर उतरने की आखिरी कोशिश कर रही हो। मैंने जोर से चीखते हुए कहा, तुझे जिसने यहां दफन किया वो तेरा गुनहगार था, मैं नहीं हूं। अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो उस नाम को बाहर लाना होगा। मैं तेरा रास्ता नहीं हूं मंजरी, मैं तेरे जैसा दूसरा शिकार नहीं बनूंगी। अचानक मेरे सामने की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा इतनी जोर से कमरे में घुसी कि पर्दे उड़ने लगे और अलमारी के अंदर से एक दर्द भरी चीख उठी, जैसे किसी ने अंदर से मंजरी की रूह को खींच लिया हो। उस पल मैं गिर गई और मेरी आंखें बंद हो गईं। लेकिन इस बार अंधेरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। इस बार अंधेरे में मुझे एक रोशनी की हल्की सी झलक दिखी और तभी मैंने महसूस किया कि मैं अब भी जिंदा हूं। अब मंजरी की वो चीख जो अलमारी से उठी थी पूरे कमरे में गूंजती रही, और जैसे जैसे वो चीख कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौटती थी, वैसे वैसे मुझे उस एक एक दीवार में छुपे हुए उस रात के राज समझ आने लगे। मेरे सामने जैसे मंजरी की मौत का पूरा सीन किसी फिल्म की तरह चलने लगा, मगर यह कोई कोरी कल्पना नहीं थी। ये मंजरी खुद मुझे दिखा रही थी। उस रात क्या हुआ था और उसके साथ किसने क्या किया। वो रात थी 15 नवंबर 1995। मंजरी कमरे में अकेली थी। उसने एक नीली साड़ी पहन रखी थी और वो होटल के मालिक बख्शी के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि बख्शी अक्सर देर रात अपने किसी वीआईपी गेस्ट के लिए उसे ऊपर के कमरे में बुलवा लेता था। लेकिन उस रात बख्शी खुद ही आया था, अकेला, और उसके पीछे 2 और लोग थे, शराब के नशे में धुत। मंजरी ने जब देखा कि वो लोग उसे घूर रहे हैं तो उसने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर बख्शी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और फिर तीनों ने मिलकर उसे बेड पर धक्का दे दिया। वो चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, रोई, लेकिन उस रात उसकी इज्जत को टुकड़ों में काट दिया गया। और जब वो बेहोश हो गई तो उनमें से एक आदमी ने कहा, इसको अब जिंदा नहीं छोड़ सकते, सब कुछ फैलेगा। बख्शी ने कहा, इसको खत्म करना ही पड़ेगा। और अगले ही पल मंजरी के मुंह पर तकिया रख दिया गया। सांस रुकने लगी, शरीर कांपने लगा और फिर सब शांत हो गया, मगर मंजरी मरी नहीं थी। उसका शरीर अब भी सांस ले रहा था, लेकिन वो तीनों उसे मरा समझकर उसी अलमारी के पीछे की फॉल्स वॉल को खोला जिसमें पुराने बेड और गद्दे छिपाकर रखे जाते थे, और वहीं मंजरी को घसीटकर अंदर डाल दिया। लकड़ी का पैनल बंद कर दिया गया और ऊपर से कीलें ठोंक दी गईं। मंजरी अब भी जिंदा थी, लेकिन उसकी चीख उस लकड़ी के उस पार कभी नहीं पहुंच सकी। अब यह सारी तस्वीर मेरे सामने थी।
मैं उस कमरे में अकेली बैठी थी और उस दीवार के अंदर मंजरी अब भी थी, लेकिन अब सिर्फ उसके दर्द के साथ नहीं, अब वो एक आग बन चुकी थी जो अब सब कुछ जला देना चाहती थी। उस रात जब मैंने आदित्य को दोबारा होश में आते देखा तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी कि वो भी अंदर से टूट चुका है, क्योंकि मंजरी का असर सिर्फ मुझ पर नहीं था, उसका जहर आदित्य के अंदर भी उतर चुका था। मगर अब जो मैं जान चुकी थी, उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मंजरी को बाहर लाना, उसकी कहानी सबके सामने रखनी और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर देना। मैंने अगली सुबह होटल मैनेजर बख्शी से सीधे मिलने की ठानी। इस बार मैं डरने नहीं वाली थी। मैं उसके सामने गई, उसकी आंखों में देखा और कहा, मंजरी अब भी यहां है और मुझे सब पता चल गया है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेरी बात का जवाब देने की कोशिश नहीं की, बस कुर्सी से उठकर चलने लगा। लेकिन मैं उसके सामने खड़ी हो गई और कहा, अब नहीं सर, अब आपकी बारी है। जो मंजरी को दफनाया गया था अब वो बाहर आ चुकी है, और अब अगर मैंने उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं रखी तो शायद मैं भी वैसे ही दफन हो जाऊं जैसे उसे किया गया था। बख्शी ने घबराकर कहा, तुम क्या चाहती हो? मैंने जवाब दिया, उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करो, उस दीवार को तोड़ो और मंजरी के शरीर को निकालकर उसका अंतिम संस्कार करो, इंसानों की तरह, जैसे किसी को हक है मरने का। उसने मेरी आंखों में देखा और शायद पहली बार किसी लड़की की बात को सच समझा। उस दिन दोपहर को कमरे की दीवार तोड़ी गई और अंदर मंजरी के सड़े गले अवशेष मिले, एक टूटी बिंदी और एक नीली साड़ी। सब कुछ वहां था, जैसा मैंने देखा था, जैसा मंजरी ने मुझे दिखाया था। उसे उसी शाम पंचतत्व में विलीन कर दिया गया और होटल के उस कमरे पर एक बड़ी सी लकड़ी की तख्ती टांग दी गई, जिस पर लिखा था, यहां अब कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि जिसने यहां कभी रुकने की कोशिश की वो वापस वैसे नहीं लौटा जैसे वो आया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, मिस्टर रेहान हैं भजनपुरा दिल्ली से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, मनीष यादव हैं, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ चित्तौड़गढ़ से, रितु थापा हैं मेरठ से, अक्षम खान हैं जौनपुर से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, मुस्कान हैं हिमाचल से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, बबलू मालाकार हैं गुवाहाटी असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।